बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रास्ते में तुम कहाँ रह गए थे? वीरा ने लहजा भर के बाद मुझसे पूछा। अगर मजीद चंद मिनट तक तुम्हारी गाड़ी नजर न आती तो हम तुम्हारी तलाश में वापस चल पड़े होते। गजाला ने इन्हें पुलिस वाली सुजुकी का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। मैं आरामदेह सीट पर फैलकर दराज हो गया और सिगरेट सुलगाकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। अगले दिन का आगाज बहुत सनसनीखेज साबित हुआ। फोन की मुसलसल बजती घंटी में पर मैं बनाकर बेदार हुआ तो गजाला बिस्तर पर नहीं थी। मैंने फुर्ती से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, नींद को झटक कर आज का उर्दू अखबार देखो, मामला बिगड़ गए हैं। अपनी बात पूरी करके इसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर क्रैडल पर डालकर एक तवील अंगड़ाई ली और बिस्तर छोड़ दिया। जहांगीर की फैक्ट्री से रवाना होते हुए मेरा ख्याल था कि हम लोग अलग अलग ठिकानों पर क्याम करें और एक दूसरे की खैर खबर रखें, लेकिन जहांगीर के निकल भागने के बाद एयरपोर्ट से वापसी पर अब की मुत्तफिका राय थी कि हम चारों कुदरती और एक मसनूई जोड़े में तब्दील हो गए और आसानी के साथ किसी एक ही होटल में 2 कमरे लेकर एक दूसरे के करीब रह सकते थे। तय कर लिया गया था कि होटल में एक दूसरे से दूर ही रहेंगे और इंटरकॉम की सहूलत भी हंगामी जरूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे। मैं गजाला के साथ टैक्सी में सदर के एक नए होटल में पहुंचा। सुल्तान शाह बाद में वीरा के साथ आया। हमें तीसरी मंजिल पर कमरा मिला, जबकि वीरा और सुल्तान शाह को 5वीं मंजिल पर क्याम करना पड़ा। हम सब ही थके मांदे थे। मैंने दोपहर का खाना कमरे में ही मंगवाया। फिर हम खिड़कियों के दबीज परते खींच कर सो गए। शाम को 7 बजे बेदार होने के बाद हम दोनों तैयार होकर थोड़ी देर के लिए इन15 स्ट्रीट के रौनक बाजार की तरफ निकल गए, क्योंकि मुसलसल कमरे में महबूस रहने की सूरत में होटल की इंतजामिया हमारी तरफ से शकूक शुबहात में मुब्तला हो सकती थी। रात का खाना हमने बाहर ही खाया। वहाँ से मैंने फोन पर नारमन से छेड़छाड़ करनी चाहिए, लेकिन तवील इंतजार के बावजूद इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और हम दोनों होटल लौट आए। होटल में हमारा वीरा और सुल्तान शाह से आमना सामना हुआ, ना इंटरकॉम पर कोई बात हुई। अब जो यूं सुल्तान शाह का सनसनीखेज पैगाम मिला तो मेरा मुस्तरब होना फितरी अमर था। बाथरूम से शावर की तेज आवाज आ रही थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर बेमानी दस्तक देकर दरवाजे के करीब पड़े हुए उर्दू और अंग्रेजी अखबारात उठा लिए, जो इस होटल में शायद रूम सर्विस का एक लाजमी जुज़्व थे। सुल्तान शाह का पैगाम सुनकर मुझे बेसाख्ता मुखर्जी का ख्याल आया था। अगर फैक्ट्री के हालात अचानक ही मखदूश न हो गए होते तो इस वक्त तक मोतीलाल जिंदा होता और प्रताप अधिकारी के जरिए भेजे जाने वाले पैगाम के मस्बत रद्द-ए-अमल की सूरत में मुखर्जी से राब्ता हो सकता था। हमने पिछले रोज सुबह के वक्त मोतीलाल को ठिकाने लगा दिया था। मुझे यकीन था कि इसकी लाश जहाँ भी फेंकी गई हो, दिन ढलने से पहले ही दरियाफ्त कर ली गई होगी। ऐसी सूरत में मुखर्जी की तरफ से किसी इश्तिहारी जवाब की तवक्को अबस थी। फिर सुल्तान शाह किस बात का हवाला दे रहा था? मेरे जहन में ये सवाल चुभ रहा था। मैंने कमरे में पड़ी हुई मेज की तरफ जाते हुए खबरों का सरसरी जायजा ले डाला, लेकिन अखबार के पहले सफे पर ऐसा कोई मवाद तलाश नहीं कर सका जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होता। बाथरूम में से शावर से पानी गिरने की आवाजें खत्म हो चुकी थी। गालबन गजाला ने मेरी दस्तक को मेरी किसी जरूरत पर महमूल करते हुए अपना गुस्ल मुख्तसर कर दिया था। मेज कुर्सी संभालने के बाद पहले सफे के निचले कालमों में मुझे एक मुख्तसर सी खबर नजर आ गई, जो यकीनी तौर पर मोतीलाल के बारे में थी। कुरंगी की नदी के किनारे पर कूड़ा चुनने वालों की निशानदही पर इलाका पुलिस ने कूड़े के मुतफन ढेर पर पड़ी हुई एक बिगड़ी हुई लाश दरियाफ्त की थी। मरने वाले की गर्दन का मनका टूटा हुआ था और पूरे जिस्म पर तशद्दुद और जख्मों के निशानात थे। लाश ताजा होने के बावजूद हैरतनाक तौर पर फूली हुई थी। मुतौफी के लिबास से कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी थी जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। पोस्टमार्टम और कीमियाई तज्जिये के लिए मखसूस जिस्मानी लाशें हासिल करने के बाद लाश को मुर्दा घर में रखवा दिया गया था। मेरे लिए वो खबर इस एतबार से तहय्युर खेज साबित हुई कि मोतीलाल की लाश के तफसीली मायने के बावजूद इसके धर्म का सुराग नहीं मिल सका था। अगर ये तयन हो जाता था कि मरने वाला हिंदू था तो इसके वर्षा की तलाश के मराहल मुख्तसर और आसान हो सकते थे। मुसलमानों में इब्तिदा ही से खतने की रस्म एक मजहबी फरीजे का दर्जा रखती है, जबकि दूसरे मज़ाहब में इसका
का ऐसा कोई तस्वर नहीं था। हिफाज़ाने सेहत के बारे में बढ़ती हुई आम मालूमात की रोशनी में बहुत से गैर मुस्लिम भी इससे इस्तेफादा करने लगे थे, लेकिन मुतासब और कट्टर हिंदू इस मुख्तसर से अमले जिराही की भरपूर अफादियत से बाखबर होने के बावजूद महज इस वजह से इसे गुरेज करते थे कि इस अमल से मुसलमानों की तकलीद का इजहार होता है। इनके नजदीक इस मजहब की कोई बात तकलीद के काबिल नहीं थी। जो अपने पैरोकारों में गौ माता की तकदीस और पूजा के प्रचार के बजाय इन्हें गाय ज़िबा करके खाने की तलकीन करता हो, बज़ाहिर मोतीलाल बहुत मुतासब हिंदू था। मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि इसकी लाश ने इसके धर्म का क्रियाक्रम कर दिया था और वो हिंदू या कम अज कम गैर मुस्लिम के तौर पर नहीं पहचाना गया था। इस खबर का ये पहलू बहुत दिलचस्प था। मैंने फौरन ही अखबार का सफा उलट दिया और फौरन ही काले रंग के गुमशुदा बुलडॉग की तलाश का अनोखा इश्तिहार मेरी नजरों में आ गया। मेरी हदायत के ऐन मुताबिक इश्तिहार के आखिर में राब्ते के 2 नंबर दर्ज थे। मैं इस इश्तिहार पर नजरें जमाए बैठा था कि गजाला अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटे बाथरूम से बरामद हुई। मैंने अखबार की ओर से इसे देखा और देखता ही रह गया। पता नहीं वो मेरी पुरशौक निगाहों का असर था या कुछ और के गजाला बाथरूम से निकलने के बाद गोया एक जगह जमकर रह गई। क्या बात है, ठिठक क्यों गई? मेरा तो तुम पर हमला आवर होने का इरादा नहीं है। आपने अखबार में इश्तिहार देख लिया है? इसने अजीब से लहजे में पूछा। मेरे लिए इसका वो सवाल हैरान कुन था। अखबार मैंने उठाया था, वो नहाकर निकली थी, इश्तिहार मेरे सामने था, जबकि गजाला अखबार का कोई और ही सफा देख सकती थी। लम्हा भर के लिए मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे बेदार होने से पहले सुल्तान शाह इसे कुछ बता चुका हो। हमारे कमरों में 2 मंजिलों का फर्क होने के वजह से अखबारात की तरसील में तकदीम ताखीर हो सकती थी। देख चुका हूँ, मैंने तमाम ख्यालात को अपने जहन से झटकते हुए कहा, और अब तुम्हें भी देख रहा हूँ। तुम्हारे भीगे हुए बदन से चिपका हुआ लिबास देख बता रहा है कि तुम उजलत में बाहर आई हो। इसने अपनी जगह से जंबश की और मेरा सर फखर से तन गया। इसकी लचकीली चाल में हुस्न और वकार का ऐसा दिल फरेब इम्तजाज था जो शादो नादर ही नजर आता है। अपनी जगह छोड़ने के साथ ही वो मेरी बात काट कर बोली थी, कमाल है कि इस इश्तिहार ने भी आपके मिजाज की शोखी पर असर नहीं डाला। मालूम होता है कि वो लोग इस तजवीज पर अमल कर गुजरे हैं जिसे अव्वल खान ने मुस्तरद कर दिया था। तुम किस इश्तिहार का जिक्र कर रही हो? मैंने ये कहते हुए इस्तरारी तौर पर अखबार पलटा ही था कि चौथे सफे के एक इश्तिहार ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। वो एक लर्जा खेज इश्तिहार था और इस कदर नुमाया था कि अखबार का कारी ना चाहते हुए भी इसे देखने पर मजबूर हो जाता। ऊपर 2 बड़ी तस्वीर थी, एक मेरी और दूसरी वीरा की। नीचे जुल्ली हरूफ में $2 लाख के इनाम का जिक्र था। गुजाला ने भी इस इश्तिहार की सरसरी झलक देखी थी। वो भरपूर तजस्सुस के साथ मेरे बराबर में आ बैठी और इश्तिहार का मतन पढ़ने लगी। इश्तिहार में तनवीर उर्फ डैनी नामी रुपोश आलमी दहशत गर्द की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $2 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था। इसी तरह $2 लाख का इनाम इस शख्स के लिए था जो वीरा लाइट नामी एक अमेरिकन दोशीज़ा की बाजियाबी मुमकिन बना सके। इश्तिहारी ऐलान के मुताबिक डैनी ने अपने मजमूम और गैर इंसानी अजायम की तकमील के लिए वीरा को अगवा करके यरगमाल बनाया हुआ था। इश्तिहार के आखिर में राब्ते के लिए कई फोन नंबर थे। मेरा अंदाजा था कि इनमें से कम एक नंबर नार्मन के काउंसिल खाने का होगा। ये बहुत बुरा हुआ, अब हम किसी भी वक्त फंस सकते हैं। गुजाला इश्तिहार पढ़कर हरासा हो गई। कुछ नहीं होगा, मैंने इश्तिहार पर से नजर हटाए बगैर पुरअज़म लहजे में इसे दिलासा देते हुए कहा। तुम देख रही हो कि मेरी तस्वीर पुरानी और धुंधलाई हुई है। इस तस्वीर की बिना पर कोई मुझे शिनाख्त नहीं कर सकता। रहा नाम तो मैं वो भी बदल चुका हूँ। होटल के रिकॉर्ड में हम मिस्टर और मिसेस दिलावर के नाम से ही पहचाने जा सकते हैं। इनका ये नफसियाती हरबा रायगा जाएगा। खुदा करे कि आपका बाल भी बीका ना हो। वो मेरी तस्वीर पर नजर जमाकर बोली, मगर वीरा की तस्वीर बहुत वाज़ेह है। वो इसे मजलूम बनाकर अपने कब्जे में लेंगे और फिर इसकी मट्टी पलीद कर डालेंगे। मुझे तो डर है इस होटल से निकलने से पहले पहचान ली जाएगी। $2 लाख की खतीर इनामी रकम के लालच में हर शख्स सफेद बम औरतों को गहरी नजरों से देखेगा। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए ये तुम्हें वीरा से शाबा मालूम हो रही है। जरा नीचे इसके कद, जिस्म, बालों और आंखों के रंग वगैरह के बारे में पढ़ लो। इश्तिहार में वीरा की आंखों का रंग नीला लिखा गया है और इस वक्त वो स्याह कांटेक्ट लेंस लगाए हुए है। बाल सुनहरे नहीं काले हैं। इसने मोतीलाल को फांसने के लिए जो सवांग भरा था, अब वही इसकी जान बचाएगा। इसकी जिल्द की रंगत तक बदली हुई है। तुम इसलिए डर रही हो कि तुम्हें इसकी असलियत मालूम है। कोई नया आदमी इसे पहचान ही नहीं सकता। शायद
आप ठीक कह रहे हों, लेकिन इस इश्तिहार ने तो फकरात में इजाफा कर दिया है। वो लोग हमें हर तरफ से घेरने की कोशिशों में लग गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। मैंने एतराफ किया ये एक खतरनाक वार है। आप अखबार में कौन सा इश्तिहार देख लेने का जिक्र कर रहे थे? मैंने मुखर्जी की तरफ से इशाया होने वाला इश्तिहार इसके सामने रख दिया। ओह, वो होंठ सुकेड़ कर तहय्यरज़दा आवाज में बोली, इसका मतलब है कि मोतीलाल की लाश अभी तक किसी वीराने में पड़ी सड़ रही है, या फिर ये भी हमारे हरीफों की कोई मुश्तरका चाल हो सकती है। इस वक्त वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने मुझे आलमी दहशतगर्द करार दिया है, तो अब इन्हें कुछ झलकियां दिखानी ही होंगी, मैंने तल्खी से कहा। और मुखर्जी भी अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा। इसने हमारे साथ कोई चाल नहीं चली है। मोतीलाल की लाश पुलिस की तहवील में होने के बावजूद शिनाख्त नहीं हो सकी है। मुखर्जी ने अगवा बराए तवान के धोखे में मोतीलाल की गुमशुदगी की कोई बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होगी, वरना पुलिस वाले लवारिस लाश की शिनाख्त के लिए इनसे भी राब्ता करते। इस बार मैंने अखबार का सफा उलट कर वो खबर इसके सामने कर दी जो मोतीलाल पर 100% फिट हो रही थी। नाम के सिवा बाकी तमाम कवायद इसी के थे। फिर अब क्या किया जाए? खबर पढ़ने के बाद गजाला फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि आप पसे पर्दा रहे हैं। इन सब के खिलाफ मैदान में उतरती हूँ। वो बदतरीन बर्बादी और शिकस्त से दो चार होंगे और मेरा साया भी नहीं पा सकेंगे। पहले मैं मुखर्जी से बात करनी चाहता हूँ। मैंने इसे आगाह किया, लेकिन ये काम होटल से नहीं किया जा सकता। यहाँ का टेलीफोन ऑपरेटर हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर सकता है। होटलों के अमले में मेहमानों की सुनगिन लेने की आदत हर जगह पाई जाती है। इससे पहले वीरा और सुल्तान शाह से भी बात कर ली जाए। इसने अपना ख्याल जाहिर किया। इन्हें भी इल्म होना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा। होटल के अमले के सामने हम चारों का यकजा होना मुनासिब नहीं होगा। मैं रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाता हूँ, तुम तैयार होकर इन्हें जुबानी पैगाम दे आओ कि वो आधे घंटे बाद जैनब मार्केट के पास मौजूद रहे। हम गाड़ी में इन्हें अपने साथ ले लेंगे। गजाला फौरन ही तैयारी में मसरूफ हो गई और मैं इंटरकॉम पर रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर देकर अखबारात की वरक गर्दानी में मसरूफ हो गया। मेरे जहन में बार बार इनामी इश्तिहार सर उबार रहा था। मेरी नाकाफी मालूमात के मुताबिक किसी भी मुलजम की गिरफ्तारी वगैरह के लिए पुलिस का महकमा या कानून के नफाज के जिम्मेदार इदारे ही कोई इश्तिहार जारी कर सकते थे, जबकि वो इश्तिहार वाज़े तौर पर नार्मन के अफसराने बाला के जहनों की अक्कासी कर रहा था। वो इश्तिहार उर्दू अखबार में ही नहीं अंग्रेजी अखबार में मौजूद था। शायद इन लोगों ने फैक्ट्री से हमारे फरार के बाद जिल्लाकर इश्तिहार जारी करने का फैसला किया था। इस वक्त वो इतने सर चढ़े हुए थे कि कलील सी मुद्दत में इन्होंने अपने इनामी इश्तिहार के इजरा की इजाजत हासिल कर ली थी। अंग्रेजी अखबार के मुकामी सफे पर अचानक ही मेरी नजर आतिशज़दगी की एक खबर में उलझ गई। खबर का अनुमान था कि फैक्ट्री धमाकों से जल उठी। वो एक कालमी खबर थी, लेकिन मतन खासा तवील था। कुरंगी की एक गारमेंट्स फैक्ट्री का जिक्र पढ़कर मैं चौकन्ना हो गया। पिछली शाम पुरशोर धमाकों के साथ कुरंगी के एक सनती इलाके की एक गारमेंट्स फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज आग भड़क उठी, जो कपड़े के भारी स्टॉक की वजह से काबू से बाहर होती चली गई। आतिशज़दगी से बाद फैक्ट्री से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स तलाश नहीं किया जा सका। पुलिस का ख्याल था कि फैक्ट्री में मलबूसात की तैयारी के साथ खतरनाक किस्म के कुछ कीमियाई मादों की भी जखीरा अंदोजी की गई थी, जो हादसाती तौर पर फट गए। पुलिस निहायत सरगर्मी से फैक्ट्री के मालिक, चौकीदार, मालिक और अमले की तलाश कर रही थी। वो खबर पढ़कर मेरे जहन में पहली बार मायूसी की हल्की सी लहर सवार हुई। उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से बड़े पैमाने पर नकलो हरकत का आगाज कर दिया था, जबकि हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स के तावन से महरूम हो जाने की वजह से इस पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां नहीं कर सकते थे। गजाला बहुत फुर्ती के साथ तैयार होकर वीरा और सुल्तान शाह की तरफ चल दी और मेरा जहन जहांगीर की फैक्ट्री को पेश आने वाली आतिशज़दगी में उलझा रहा। मोटरसाइकिल सवार पैगाम रसां के आने के बाद STF वाले अरशद की वापसी तक वहाँ रुके रहे होंगे। जो ही अरशद मोतीलाल की लाश ठिकाने लगाकर आया होगा, वो तीनों ही बरतरफी के अहकाम के तहत वहाँ से रवाना हो गए होंगे और फैक्ट्री लावारिस पड़ी रह गई होगी। फिर एलन ने 3 बजे से पहले फैक्ट्री की निगरानी कराने के साथ पर्ल में छुपकर मेरी आमद का इंतजार किया होगा। इसका मकसद सिर्फ मुझे पकड़ना था, क्योंकि इस काम के लिए इसे खतीर मुआवजा दिया गया था। जब इसे कहीं भी मेरी झलक नजर नहीं आई तो तैश और मायूसी के आलम में इसने फैक्ट्री का रुख किया होगा। वहाँ कोई जी रूह मौजूद नहीं था। एलन और इसके आदमियों ने धमाका खेज मादे के जरिए कार आमद और नकारा कपड़े के स्टॉक के साथ हर चीज को आग लगा दी थी। जिस तरह मोतीलाल की लाश की बात
कामयाबी की खबर में इसका नाम न होने के बावजूद ये साबित हो रहा था कि वो खबर इसी के बारे में है। इसी तरह आतिशज़दगी वाली खबर में फैक्ट्री का नाम न होने के बावजूद खबर का हर लफ्ज SJ गारमेंट्स की तरफ इशारा कर रहा था। अखबारी इतला से जाहिर हो रहा था कि खौफनाक आतिशज़नी के नतीजे में फैक्ट्री की हर चीज जलकर राख हो गई होगी। मुझे जहांगीर के इस भारी नुकसान पर कलक होने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं इसी वक्त जहांगीर से राब्ता करके इसे हमदर्दी का इजहार करूं, लेकिन इसमें खतरा था। फिर मैं डायरेक्टरी में इस अस्पताल का नंबर तलाश करने लगा जहां जहांगीर ने पनाह ली हुई थी। नंबर की मौजूदगी में मैं बाहर पहला मौका मिलते ही इससे राब्ता कर सकता था। इसी असना में वेटर नाश्ता ले आया और लवाजमात मेज पर सजाकर चला गया। चंद सानियों बाद गजाला भी अपना काम निपटाकर लौट आई और आते ही मेरे साथ नाश्ते में मसरूफ हो गई। वीरा का क्या रद्द अमल है, मैंने धीमे से पूछा। इश्तिहार पर बहुत बरहम है और एक जवाबी इश्तिहार शाया कराना चाहती है। अहमकाना बात है। मैं इसकी बात पूरी होने से पहले हंसकर बोला। वो मैलान से एक चार्टर्ड तैयारे में मारियाना गब्रायल के नाम से कराची पहुंची थी। तरदीद शाया कराते ही वो इमिग्रेशन के मसाइल में उलझ जाएगी, क्योंकि वीरा लाइट की पाकिस्तान आमद का कहीं इंदराज नहीं है। हो सकता है कि वो इस बारीकी को भूली हुई हो, मगर वो बहुत मुश्तिल है। इसने मुझे अंग्रेजी अखबार में एक और खबर दिखाई है जो कुरंगी की किसी गारमेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बारे में है। मैं वो खबर देख चुका हूँ। एलन ने फैक्ट्री को बुरी तरह तबाह कर दिया है। जहांगीर के लिए ये सदमा शदीद साबित होगा। वो मुफ्त में मार खा रहा है। नाश्ते से फारग होकर मैं भी तैयार हो गया। आईने में अपना नाकदाना जायजा लेने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अखबार में छपने वाली तस्वीर की बिना पर मेरा पहचाना जाना मुमकिन नहीं था। वीरा पर इश्तिहार का इतना असर जरूर हुआ कि इसने मुंह धोते ही सियाह कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए थे। अपनी तस्वीर के बारे में वो खासी फिक्रमंद थी। मेरे लिए वीरा की परेशानी काबिल फहम थी। अपने मतवफी बाप से इसके मरासम कभी भी खुशगवार नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वीरा इसकी जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ के एक गैर मरई एहसास से सरशार रहती थी। वो बेधड़क होकर हर काम कर गुजरती थी। इसे यकीन रहता था कि किसी मार्के में इसकी सलाहियतें बार आवर साबित न हो सकी तो जिमी लाइट अपने लामहदूद वसाइल से काम लेकर इसे मुश्किलात से निकाल लेगा। वैसे भी हर बड़ा मुजरम वीरा और जिमी लाइट के मुतनाज़ा रिश्ते की वजह से वीरा से दूर ही रहने की कोशिश करता था कि कहीं वो शी के सरबराह के अताब का निशाना न बन जाए। अमेरिका में जिमी लाइट के सफाकाना कत्ल के बाद वो तहफ़्फ़ुज़ के इस लाशौरी एहसास से महरूम हो चुकी थी। होटल आते हुए सियाहकार वीरा और सुल्तान शाह के तसर्रुफ में थी। बाद में इन्होंने चाबी मुझे दे दी थी। मुझे खदशा था कि कहीं होटल का चौकीदार इस तब्दीली को महसूस करके कोई गड़बड़ न करे, लेकिन होटल की पार्किंग में गाड़ियों की काफी तादाद मौजूद थी। हम पूरे एतमाद से अंदर गए और गाड़ी में सवार होकर बाहर सड़क पर आ गए। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली तो ज़ैनब मार्केट पहुंचने का वक्त तकरीबन हो चुका था। मैं मुख्तसर तरीन रास्ते से चक्कर काट कर ज़ैनब मार्केट तक पहुंच गया। वहां वो दोनों एक घने दरख्त के नीचे हमारे मुंतजर थे। गाड़ी रुकते ही पीछे सवार हो गए। वीरा इस वक्त भी गजाला की कमीज शलवार सूट में मलबूस थी। झुलसी हुई जिल्द, मशरकी लिबास और स्याह आंखों की वजह से वो पहली नजर में कोई खूबसूरत मुकामी औरत ही मालूम हो रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि अपने इस मेकअप को बरकरार रखते हुए वो धूप की ऐनक इस्तेमाल करनी शुरू कर दे तो शिनाख्त के खौफ से बिल्कुल निजात हासिल कर सकती है। गाड़ी के दोबारा हरकत में आते ही दिलों के गुबार ने रंग दिखाया और हम चारों ने बयाक वक्त बोलना शुरू किया। फिर किसी एक को अपनी बात पूरी करने का मौका देने के लिए चारों ही खामोश हो गए। बिनाहट के बाद तारी होने वाला सुकूत इस कदर मुज़ाहिका खेज था कि हम सब हंस पड़े। होटल में मुंतकिल होने के बाद वो हम चारों की पहली बाकायदा मुलाकात थी, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए इनको खुली आज़ादी दे दी। आपस की नोक जोंक के साथ वो नए ताल्लुकात पर भी बहस करते रहे। हर एक के जहन में कोई न कोई नई बात मौजूद थी, लेकिन हकायक अपनी जगह अटल थे। आखिरी बात यही सामने आती थी कि हम अचानक ही बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए थे और इसके अजाले की राह तलाश करने के लिए हमें किसी महफूज ठिकाने की जरूरत है। इनका जोशो खरोश कम होने पर मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, किसी भी पब्लिक प्लेस पर हम आजादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते। हाथ ये कि एक दूसरे से मिलने जुलने में भी एहतियात करनी पड़ रही है। शहर में कई मुकामी और अमेरिकन घरानों में मेरी गहरी वाकफियत है, लेकिन आज के अखबारात में इश्तिहार आने के बाद मैं किसी से नहीं मिल सकती। एक दो घरों में शायद मैं अपनी जगह पैदा कर
कर लूं। वो लोग इनाम के लालच में मेरे साथ दगा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ वो किसी और का वजूद कबूल नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ कि फौरी तौर पर तुम्हारी क्या तरजीहात हैं। फोन पर नारमन और मुखर्जी से राब्ता, फिर मैं जहांगीर से भी बात करनी चाहूंगा। वो हमारी वजह से नुकसान उठा रहा है, हमें इससे इजहारे अफसोस करना चाहिए। इसके लाखों के असासे जरा सी देर में जलकर राख हो चुके हैं। वीरा ने मेरी तायद की। 1-2 घंटे के लिए मैं तुम्हें पठान कॉलोनी में अपने किसी रिश्तेदार के घर ले जा सकता हूँ। सुल्तान शाह ने मशरूत पेशकश की, लेकिन ये दोनों औरतें वहाँ नहीं जाएंगी। इस बस्ती में पढ़ी लिखी और बेपर्दा औरतें हर एक की नजरों का मरकज बन जाती हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ फोन नहीं है, पब्लिक फोन पर खुलकर बात नहीं हो सकती। हमारे दरमियान कई मुतबादल तजावीज जेरे गौर आई, लेकिन इनमें से कोई भी काबिल अमल साबित न हो सकी। इस वक्त सिर्फ 2 ठिकाने ऐसे थे जो चंद खतरात के बावजूद हमारे मयार पर पूरे उतरते थे। पहला वो मकान जो कुछ अरसे पहले तक स्टेशन 4 के तौर पर STF के इस्तेमाल में था। जिम क्लार्क के कत्ल के बाद हालात जिस नहज पर चल निकले थे, इसके पेशे नजर STF वालों को हंगामी तौर पर अपना ठिकाना छोड़कर सुपर हाईवे के मुजाफात में कूच करना पड़ा था। इस मकान में फैलाए हुए गर्दो गुबार से कतई नजर जरूरत की हर सहूलत मौजूद थी। 2 अदद फोन भी लगे हुए थे। इम्कान ये था कि भरपूर तबाह आजमाई और किसी सुराग के असूल में नाकामी के बाद इस मकान को बुला दिया गया होगा। हम रोशनियां वगैरह जलाए बगैर खुफिया तौर पर इस मकान को आर्जी तौर पर अपने इस्तेमाल में ला सकते थे। दूसरा ठिकाना जहांगीर का मकान था। वहाँ जो कुछ होना था वो हो चुका था। सबको मालूम था कि विलियम और राजर की मौत के बाद इस मकान को खैरबाद कह दिया गया था और मकान की हिफाजत के लिए वहाँ 2 मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मामूर कर दिए गए थे। हम खामोशी और राजदारी के साथ इस मकान में रह सकते थे। वहाँ सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि हिफाजत के लिए हर वक्त मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे। सबकी मुतफिका राय थी कि जहांगीर का घर ही बेहतर इंतखाब साबित हो सकता था। इस फैसले पर पहुंच जाने के बाद मैंने गाड़ी का रुख जहांगीर के अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। मैं जहांगीर के पास ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए रुकूंगा। तुम चाहो तो इस दौरान में 1-2 प्रॉपर्टी डीलरों से बात कर लो। हमें क्लिफ्टन के इलाके में किराए पर कोई फर्निश्ड फ्लैट मिल जाए तो हमारे मसाइल काफी अरसे के लिए हल हो जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा है। सुल्तान शाह खुश होकर बोला, दार बदार भटकने से बेहतर है कि हमारा कोई अपना ठिकाना हो। हालात साजगार रहे तो हम एक मुद्दत तक इस घर में रह सकेंगे। अस्पताल की इमारत नजर आते ही वीरा बोल पड़ी, मुझे मालूम है कि तुम जहांगीर से वो कार्ड लेने जा रहे हो जिसके बगैर इसके घर में दाखिला मुमकिन नहीं है, लेकिन साथ ही इससे G3 राइफल के इस्तेमाल की इजाजत भी ले लेना। G3 गजाला की तहैयर आवाज पर मुझे हैरत हुई कि वो हथियारों के बारे में खासी मालूमात रखती थी। वो कह रही थी, गाड़ी में कई पिस्तौल और AK-56 मौजूद है, फिर तुम्हें G3 जैसी खौफनाक राइफल क्यों याद आ रही है? बड़े सर बड़े हथियारों से ही कुचले जाते हैं। वक्त आने पर तुम्हें G3 की जरूरत का अंदाजा हो जाएगा। लंबी रेंज के लिए क्लाशनकोफ बेसूद साबित होती है। मैं अस्पताल के अहाते से बाहर गाड़ी रोककर उतर गया। सुल्तान शाह ने फौरन मेरी जगह संभाल ली और बोला, आधे घंटे बाद मैं यहीं आ रहा हूँ। वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। अस्पताल साफ सुथरा और मुतासर करने वाला था। काउंटर से जहांगीर के कमरे का नंबर मालूम करके मैं लिफ्ट के बजाय जीनों से ही ऊपर चल दिया। दूसरी मंजिल के मतलूबा कमरे पर मुखल न होने की हदायत आवेजा थी, लेकिन दरवाजे के अकब से टीवी की मध्यम आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और इंतजार करने लगा। चंद सानियों बाद दरवाजा खुला और इसके पीछे जहांगीर का चेहरा नजर आया। वो मुझे अपने रूबरू देख कर पहुँच कर रह गया। मैं इसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर एयर कंडीशन के मरकजी निजाम की खफीफ सी आवाज के साथ रंगीन टेलीविजन पर कोई फिल्म चल रही थी और जहांगीर के सराहने रखी हुई तपाई के दरमियानी खाने में स्कॉच का आधा गिलास रखा हुआ था। अल्कोहल की बू मैंने कमरे में कदम रखते ही महसूस कर ली थी। ये क्या है? मैंने गिलास की तरफ इशारा करते हुए आंखें निकाल के पूछा। तुम अस्पताल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? हरकत में बरकत है। वो आंख दबा के मुस्कुराया। ये भी मेरे इलाज का एक हिस्सा है। डॉक्टर की राय है कि बरसों की बसियार नोशी के बाद अचानक नशा तर्क करने से असाबी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी पीते रहना चाहिए। मेरी मजबूरी का इल्म होने पर एक वार्ड बॉय ने मुझे 2 बोतलें ला दी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी खातिर कर सकता हूँ। मैं अपनी खातिर करवाने नहीं, तुमसे ताजियत करने आया था। ताजियत? कौन मर गया? इसने अचंभे से पूछा। मुझे तो किसी के गुजरने का इल्म नहीं। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि कल तुम्हारी फैक्ट्री को बुरी तरह आग लगा दी गई।
गई। मैं पढ़ चुका हूँ, तुम्हारी और वीरा की तस्वीरें भी देखी हैं। हैरत है, इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जाने के बाद भी तुम यूं दंदनाते फिर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसे आतिशदानी का जरा भी सदमा नहीं था। जब कोई ठिकाना मैसर न हो तो कतरात मोल लेने ही पड़ते हैं। ठिकाने की बात है तो मेरे तीमारदार बनकर तुम यहाँ रह सकते हो, दूसरों का क्या बनेगा? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मैंने सब का ठेका नहीं लिया हुआ है, वो शहर में कहीं भी छुप सकते हैं। हम आर्जी तौर पर तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा। तुम खुद चूहेदान में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन वहाँ दाखिले की कुंजी तुम्हारे पास है। कार्ड के बगैर मुसल्ला मुहाफिज हमको मकान की हदूद में कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं इजहारे हमदर्दी करने के साथ साथ कार्ड लेने भी आया था। मुझे उम्मीद है कि घर की चीजों पर हमारे तसर्रुफ पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो वो घर छोड़ चुका हूँ, वहाँ कुछ भी हो मेरी बला से तुम कार्ड के साथ चाबियां भी ले जाओ। घर से मेरी रकम, चेक बुक्स और सलमा के जेवरात मुझे पहुँचा देना। अच्छा है कि मैं इधर का रुख करने से बच जाऊंगा। मौका मिला तो बाद में जाती इस्तेमाल की दूसरी चीजें भी निकलवा लूंगा। मैं इसके इत्मीनान पर हैरत से इसकी तरफ देखता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, मकान से तुमने इस तरह हाथ उठा लिया? फैक्ट्री में आग लगने की पर तुम्हें परवाह नहीं है? तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो दुरुस्त है ना? इतने बड़े नुकसानात पर तो आदमी तड़प उठता है। मेरी मेहनत डूबी है, सरमाया कहीं नहीं गया। वो अपने गिलास से एक घूंट लेकर बोला, मैंने तुम्हारे तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। फैक्ट्री पूरे स्टॉक समेत इंश्योर्ड थी। इंश्योरेंस वाले मेरे नुकसानात की पाई पाई अदा करने के जिम्मेदार हैं। घर मैंने औने पौने दामों में भी बेचा तो मुझे अपनी लगाई हुई रकम से ज्यादा पैसा मिलेगा। मुकद्दर इतना मेहरबान हो तो फिर रोना क्या? नुकसान और तबाही के किस्से दूसरों को मुतासर करने के लिए सुनाए जाते हैं। मैं कौन सा लाखपति बाप का बेटा हूँ जो कुछ बनाया है खुद कमा कर बनाया है, और इसमें रोज बे रोज इजाफा हो रहा है। कोई मुझे गुर नहीं बताता कि पे दर पे नुकसान होने के बावजूद असासे इस तरह बढ़ते रहते हैं। इसने अपने गद्दे के नीचे से एक छोटा सा चरमी बटवा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें जहांगीर के घर की चाबियां थी। फिर इसने सिक्योरिटी कंपनी का कार्ड भी मुझे दे दिया। जब तक तुम शी के लिए काम कर रहे थे बहुत खुद गर्ज और बदमाश थे, लेकिन अब तुम अजीम इंसान हो। अपनी जाती कमजोरियों पर काबू पालो तो तुम मेरे लिए भी काबिल एहतराम हो जाओगे। जिस दिन तुम जैसा पुराना साथी मेरा एहतराम करने पर मजबूर हो गया, मैं किसी कुएं में कूद कर खुदकशी कर लूंगा। आदमी जिंदगी भर एक खौल पहने रहता है, लेकिन कभी कभी वो इस खौल से बाहर आकर अपने असल रूप का मुजाहरा भी करना चाहता है। तुम खुश नसीब हो के तुम्हें गुजाला जैसी समझदार बीवी मिल गई। मैं तो सलमा के सामने कभी नहीं खुल सकता, बस तुम्हारे सामने दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ। लेकिन कभी कभी तुम भी मेरी दिल आजारी पर तुल जाते हो। पता नहीं वो नशे की झोंक में था या इसके मिजाज पर कनूतियत तारी थी। हकीकत ये थी कि इस वक्त मुझे इस पर तरस आ रहा था। मैं निहायत तहम्मुल के साथ इसकी दिलजोई में लगा रहा, क्योंकि मुझे अंदर रहकर आधा घंटा भी गुजारना था। इस दौरान में मैंने अंदाजा लगाया कि जहांगीर के इब्तदाई प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो चंद रोज तक इसी अस्पताल में जमकर आराम करना चाहता था। अचानक मुझे सूरत हाल की एक कमजोरी का एहसास हुआ। मैंने जहांगीर से कहा, तुम अखबार में फैक्ट्री जलने की खबर पढ़ी तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि पुलिस सरगर्मी से फैक्ट्री के मालिक की तलाश कर रही है। इन्हें एसोसिएशन से तुम्हारे कवायब मिल गए होंगे और तुम यहाँ अपने असली नाम से आराम कर रहे हो। ऐसा न हो कि तुम तक पहुँच जाए। मुकद्दरात अटल होते हैं, वो बुड़बुड़ाया। किसी का बुरा वक्त आ गया हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं टाल सकती। मैंने एहतियात जरूर की है कि जहांगीर को अपने नाम का आखिरी हिस्सा जाहिर किया है। यहाँ मेरा पूरा नाम अनवर जहांगीर है। वैसे भी पुलिस को प्राइवेट अस्पतालों का ख्याल नहीं आएगा। वो ज्यादा से ज्यादा इन अस्पतालों की छानबीन कर लेंगे जहाँ से मेडिको लीगल केस होते हैं। मैं तुम्हारी तरह दूर अजकार अंदेशों में अपना खून खुश करने का कायल नहीं हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।